क्रैश, स्टॉक मार्केट क्रैश। क्रैश इज द कीवर्ड हियर। तो सबसे पहले तो ना ये बात करनी है कि क्रैश का मतलब क्या होता है। बहुत सारे YouTube वीडियोस मैं देख रहा हूं, मेरी नजर में आ रहे हैं, रील्स, कमेंट्स भरे हुए हैं मेरे वीडियोस पे कि इस क्रैश के बारे में हमें बताइए क्या करना है। सो यूजुअली मैं ऐसे वीडियोस बनाता नहीं हूं, लेकिन बहुत डिमांड है और अगर किसी चीज की जरूरत है, इफ पीपल आर काउंटिंग ऑन मी, व्हाई नॉट। लेकिन क्रैश एक ऐसा शब्द है जो हर बार मेरी आंखों में आ रहा था। तो क्रैश को तो पहले एक्सप्लेन करते हैं। इज दिस अ क्रैश या इज अ क्रैश कमिंग? एक इंडस्ट्री एक्सेप्टेड डेफिनेशन क्रैश की ये है कि मार्केट अपने पीक से 20 या 25% मिनिमम गिरे। अभी 10% के आसपास गिरा है, यानी अभी तक ये क्रैश नहीं है। 8, 10, 12% के करेक्शन को हेल्दी माना जाता है जब मार्केट महंगा हो। इसे माना जाता है कि मार्केट रेडी हो रहा है फर्दर आगे जाने के लिए। वो कब जाएगा इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मुझे नहीं पता है, मुझे लगता है किसी को भी नहीं पता है। बट पहली चीज क्लियर करनी है, इट्स नॉट अ क्रैश येट। हो सकता है आगे हो, उसको अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी तक ये क्रैश नहीं है, तो इसे हमें ये बोलना बंद करना है। अब इस वीडियो में समझेंगे कि अगर 10% भी करेक्शन आया है तो क्यों आया है, और बहुत जल्दी आया है। लोगों को परसेंटेज से ज्यादा इसका स्पीड ने डराया है कि बहुत जल्दी 2 हफ्तों में, 3 हफ्तों में सब कुछ बदल गया। ये क्यों हुआ है, ये भी अपन डिस्कस करेंगे। आगे क्या होने वाला है बहुत एक्यूरेट तो नहीं पता, लेकिन मैं आपको डेटा पॉइंट्स और एक रीजनेबल रैशनल दे सकता हूं कि जो हुआ क्यों हुआ। क्योंकि जब आप हिस्ट्री को एनालाइज करते हो तो कभी कभी थोड़ा सा फ्यूचर का ग्लिम्स मिल जाता है। नमस्कार दोस्तों, दिस इज प्रांजल कामरा विथ फिनोलॉजी फॉर इन्वेस्टर्स। आज जानते हैं इस मार्केट क्रैश करेक्शन में क्या होगा विद इन्वेस्टर्स। अब देखो, एक कॉमन फैक्टर, एक कॉमन थ्रेड जो बात हो रही है इस करेक्शन की, वो है FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बहुत ज्यादा सेलिंग की है, भारत से पैसा निकाला है। क्या हो गया भारत में एकदम से इतना खराब? 2 महीने पहले तक उनको इतना पसंद था भारत, इंडिया स्टोरी चल रही थी, ऐसा क्या बदल गया इंडिया? देखो, यहां हमको फंडामेंटली ये समझना है। अक्सर ना कई बार लोग इसको क्या करने लगते हैं, इसको बीजेपी कांग्रेस पॉलिटिकल इश्यू बना देते हैं। बीजेपी वाले कहेंगे देश बहुत अच्छा कर रहा है, भारत ग्रो कर रहा है, FIIs बेवकूफ है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। कांग्रेस वाले कहेंगे कि मोदी राज में इकोनॉमी खराब है, देश खराब है, तरह तरह की चीजें। ये दोनों ही 2 तरह के एक्सट्रीम है। हम इस तरह की पॉलिटिकल बातें नहीं करेंगे, उससे ज्यादा हम हार्ड फैक्ट्स पे बात करेंगे, क्योंकि इस तरह की जो सेलिंग है ये पॉलिटिकल सेलिंग नहीं है, पॉलिटिकल फैक्टर्स वाली सेलिंग नहीं है, ये कुछ और है, उसे समझते हैं। अब देखो, ये जो FIIs होते हैं ना, ये बहुत ही अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं, मौका परस्त बहुत ज्यादा, और वो अपनी जगह सही है। उनके पास, उन्हें दुनिया के अलग अलग देशों से इन्वेस्टर्स ने पैसा दिया है कि हमारा पैसा लेके दुनिया में जहां अपॉर्चुनिटी है वहां लगाओ और हमें रिटर्न लाके दो। तो पहला, ये जो पैसा लाते हैं ये किसी देश का सगा नहीं होता। इनको जहां अपॉर्चुनिटी बेटर लगेगी, चाहे थोड़े समय के लिए, इनके लिए एक एक दिन, एक एक घंटा, कई बार एक एक सेकंड भी मैटर करता है। तो इनको जिस दिन जहां अपॉर्चुनिटी मिलेगी ये उस दिन वहां मिलेंगे आपको पूरी दुनिया में। तो ये किसी के सगे नहीं होते। दूसरा, ये जब किसी भी देश में इन्वेस्ट करते हैं तो ये कंपेयर करते हैं कि उनके डोमेस्टिक देश में अगर वो पैसा लगाए, उसके मुकाबले वहां खुद के देश में पैसा ना डाल के ये कहीं इंटरनेशनल मार्केट में जाए तो क्या उससे बेटर रिटर्न मिलेगा। इसे, ये एक मैं बहुत सिंप्लीफाइड डेफिनेशन दे रहा हूं हर्डल रेट की। जैसे इसको मैं अगर आपको और आसान भाषा में समझाना चाहूं कि मान लो आपके पास कोई दुकान है जिससे आपको रेंटल यील्ड आती है साल की 5%। 1 करोड़ की दुकान है, आप साल का 5 लाख रुपए किराया उससे कमा लेते हो। तो अब जब भी आप ये सोचोगे कि मैं दुकान बेच के इस पैसे को कहीं और डालूं क्या, तो आपको 2 चीजें देखनी है। एक, दुकान जो आपको कैपिटल एप्रिसिएशन दे रही है उसका परसेंटेज कितना होगा। मान लेते हैं रियल एस्टेट में 10-12% का कैपिटल एप्रिसिएशन मिलता है, तो आप देखोगे ठीक है 12% का तो मेरे को कैपिटल एप्रिसिएशन हो रहा है, दुकान की वैल्यू हर साल बढ़ रही है, प्लस 5% मेरे को रेंटल यील्ड आती है, यानी रफली मेरी ग्रॉस यील्ड, इसमें अभी मेंटेनेंस के खर्चे नहीं है, टैक्सेस नहीं है, ग्रॉस यील्ड की मैं बात कर रहा हूं, 16-17% के आसपास हो गई। तो अब दुकान बेच के आपको वो पैसा कहीं और डालना है क्या, ये इस बात पे निर्भर करेगा कि आपको कहीं और वैसी ग्रॉस यील्ड मिल रही है क्या। 16-17% होती नहीं है वैसे, एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूं, लेकिन इस तरह से ये फंड्स भी, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी कंपेयर करते हैं कि उनके देश में, उनके डोमेस्टिक कंट्री में क्या रिटर्न्स हैं। तो अगर वो दूसरे देश जा रहे हैं तो वहां ग्रॉस रिटर्न्स क्या है, आफ्टर टैक्स
सेंस बनेगा कि नहीं? क्या कोई और देश है जहां अभी यील्ड बढ़ी हुई है क्योंकि मार्केट गिरे हुए थे, या उस देश ने कुछ चेंजेस किए हैं जिसकी वजह से दे एक्सपेक्ट कि मार्केट अच्छा करे? तो ये बेसिकली पहला रीजन, ये इन्वेस्टर्स बहुत ही ज्यादा, विदेशी जो निवेशक होते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक या मौका परस्त होते हैं। तो इनकी चाल को ना प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। हो सकता है कल से वापस आ जाए। एक समझने वाली बात इसमें यह है कि एफआईआईज वहां जाते हैं जहां उनको रिटर्न मिलता है उनके हर्डल रेट से ऊपर। आपको मैंने वो दुकान शॉपकीपिंग वाले एग्जांपल से समझाया कि अगर आपकी दुकान से आपको 15-16% का रिटर्न मिल रहा है तो आपको पैसा कहीं भी और डालना है तो आप सोचोगे इससे ज्यादा रिटर्न तो मिलना ही चाहिए तभी मैं जाऊंगा। तो एफआईआई को अगर उनके देश में मान लो 10% का रिटर्न मिल रहा है तो वो भारत तब आएंगे जब उनका कैलकुलेशन, ये अंदाजा होता है, 100% फिक्स नहीं होता, उनका कैलकुलेशन ये बोलता है कि भारत में हमको कम से कम 15% का रिटर्न मिल जाएगा। और अगर उनको दिखता है कि अच्छा चाइना में अब 20% मिल रहा है तो वो इंडिया के सगे थोड़ी है, वो इंडिया से पैसा निकालेंगे और चाइना में डाल देंगे। कभी दिखेगा अच्छा ब्राजील में अब 22 मिल रहा है, वहां से पैसा निकालेंगे उधर डाल देंगे। तो ये बहुत ही अपॉर्चुनिस्टिक लोग हैं और मार्केट लेवल्स के हिसाब से, जब मार्केट सस्ता होता है इनको उस मार्केट में रिटर्न्स ज्यादा मिलते हैं, मार्केट महंगा हो जाता है वैसे ही इनका इंटरेस्ट कम हो जाता है। इनको पता रहता है अब यहां से 20% का रिटर्न तो मुश्किल है। तो बेसिकली एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड हर्डल रेट, कि कहां इनको सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, इनके लिए पूरी दुनिया खुली है। यह समझना हमें बहुत जरूरी है। तो अब हमने यह समझा कि अगर हर्डल रेट इज द बेंचमार्क, तो अभी एफआईआई पैसा निकाल रहे हैं मतलब इनको हर्डल रेट फेवरेबल नहीं लग रहा, इनका हर्डल रेट मैच नहीं हो रहा कि इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में जस्टिफाइड हो। ऐसा क्यों है, क्या बदल गया? कुछ मैं आपको स्ट्रक्चरल चीजें बताऊंगा और कुछ शॉर्ट टर्म चीजें बताऊंगा जो रिसेंटली हुई। देखो, स्ट्रक्चरली इसको समझते हैं कि कोई विदेश से आज इंडिया में $1 लेके आया कि मुझे इसको इन्वेस्ट करना है। आज उसको उसके बदले 84 रुपीज मिले जो उसने मार्केट में लगा दिए। उसको उम्मीद थी कि मुझे 10% का रिटर्न मिलेगा और उसको उस पर 10% का रिटर्न मिल भी गया। तो उसके पास लगभग, अभी हम मानते हैं 92 रुपीज हो गए। अब ऐसे देखने से तो 10% का रिटर्न है और इंडियंस को है भी, क्योंकि हमने रुपया लिया, रुपया लगाया और रुपये को निकाल लिया। लेकिन जब यूएस वाला बंदा 1 साल बाद सोचता है कि चलो मेरे को मेरा 10% का रिटर्न मिल गया, अब मुझे इसको निकालना है, तो क्या हुआ? 1 साल में एग्जाम्पल के लिए रुपया मान लो कमजोर हो गया, करेंसी डी वैल्यू हो गई। जब उसने लगाया था तो $1 पे 84 रुपीज थे, अब वो निकाल रहा है तो $1 पे मान लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए 92 रुपीज है। तो उस 92 रुपीज को जब वो निकालेगा तो उसको $1 मिलेगा। उसने साल भर पहले डाला भी $1 था, तो रुपए में जो कन्वर्ट किया और फिर किसी स्टॉक म्यूचुअल फंड में डाला तो वो 10% बढ़ भी गया, वो 92 हो गया। लेकिन 10% रुपए की ही वैल्यू गिर भी गई, रुपए करेंसी डीवैल्यू हो गया, भले ही म्यूचुअल फंड बढ़ाओ। तो 1 साल बाद $1 की वैल्यू 92 रुपीज हो गई। वो निकालने गया, उसने 92 रुपीज निकाले, डाले 84 थे, लेकिन उसको $1 ही मिला। और वो साल भर बाद पलट के देखा कि मेरा रिटर्न तो 0% रहा। 10% इक्विटी बढ़ा लेकिन 10% करेंसी डीवैल्यू हो गई, जिस करेंसी में मैंने कन्वर्ट किया था। डॉलर मजबूत हो गया, तो मेरा इफेक्टिव रिटर्न इज 0। यही तो एफआईआई है ना। और ऐसे में एफआईआई के लिए ये एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट नहीं रहा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि करेंसी डीवैल्यू हमेशा ही खराब है, अगेन इसको पॉलिटिकल नहीं करना है हमें। कुछ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज के लिए ये फायदेमंद भी हो सकती है। मैं बहुत बड़ा इकोनॉमिक एक्सपर्ट नहीं हूं तो मैं उस तरफ जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही सिंप्लीफाइड एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूं। लेकिन इसमें एक सवाल ये होता है कि करेंसी डी वैल्यू अभी थोड़ी होने लग गई, पिछले 15 दिन में थोड़ी हुई, वो तो हमेशा से हो रही है। अभी क्या खराब हो गया, मैं उस पर भी आऊंगा। एक और चीज हुई इस बजट में, थोड़ा सा ही सही, कैपिटल गेन टैक्स लॉन्ग टर्म वाला बढ़ गया। अगेन इसका क्या मतलब है? जब विदेशी अपना पैसा लगाएंगे और निकालने जाएंगे तो उन्हें अब थोड़ा सा टैक्स ज्यादा देना है, यानी उनका ग्रॉस रिटर्न तो उतना ही है, नेट रिटर्न अब पहले से कम हो गया। तो फिर वो कंपेयर करेंगे कि यहां मैंने 100 रुपया डाला, इतना टैक्स देना है, यानी इफेक्टिवली मुझे 85 रुपए ही बचेंगे। मैं वहां अपने देश में डाल रहा हूं तो कितना बच रहा है। तो हर चीज, करेंसी डीवैल्यूएशन हो, हायर टैक्सेस हो, ये दोनों चीजें उनके नेट रिटर्न्स को अफेक्ट करती है। और वो हमेशा, क्योंकि वो मौका परस्त है, तो वो दुनिया भर में इस चीज को कंपेयर करते रहते हैं, दिन भर यही करते हैं बैठ के। वो उन्हें डीवैल्यू नहीं कर रहा, लेकिन यू गेट द पॉइंट। अब एक बहुत वैलिड सवाल है कि ये सब जो आपने दोनों रीजन बताए ये तो चले आ रहे हैं ना, बजट पहले अनाउंस हो गया था, करेंसी डीवैल्यूएशन तो दशकों से हो रही है, जब से हम देख रहे हैं, कोई भी सरकार रहे होती रहती है। अभी क्या हुआ? 2-3 चीजें अभी भी हो गई और ये हमेशा होती रहती है, ये हमें ध्यान रखना है।
देखो, ऐसा नहीं है कि भारत में कुछ अच्छा या बुरा होगा तो एफआईआई आएंगे या निकलेंगे, क्योंकि वो भारत को कभी भी आइसोलेशन में नहीं देख रहे हैं, वो हमेशा कंपैरेटिवली किसी भी देश का एनालिसिस करते हैं। तो इंडिया से वो पैसा इसलिए जरूरी है नहीं है कि निकाले अगर इंडिया में कैपिटल गेन टैक्स बढ़ जाए, वो इसलिए भी निकाल सकते हैं कि यूएस में टैक्स कम हो जाए तो वो देश ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाए, यूएस में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार का स्टिमुलस पैकेज आ जाए, कुछ इन्वेस्टमेंट आ जाए, किसी इंडस्ट्री को कुछ सब्सिडी मिल जाए, या किसी और देश में, ब्राजील में, चाइना में, कहीं भी, यूरोप में कुछ भी चेंज हो जाए जो इंडिया के कंपैरिजन में किसी और मार्केट को कम या ज्यादा फेवरेबल कर दे। भले ही इंडिया में जैसा था सब कुछ वैसे ही रहे, दुनिया में तो चेंजेस हो रहे हैं ना। तो सारे दुनिया के दर्जनों मार्केट है जिसको इंडिया से कंपेयर हर सेकंड हर मिनट एफआईआईस कर रहे हैं, तो हर चीज हमारे अच्छे या बुरे से कंट्रोल नहीं होने वाली। तो दूसरे देशों में टैक्स रिफॉर्म हो सकता है, कुछ फाइनेंशियल स्टिमुलस अनाउंस हो सकता है। तीसरा, वैल्यूएशन। मान लो कोई एफआईआई ऐसा था जिसको 2 साल पहले चाइना के मार्केट का वैल्यूएशन नहीं पसंद था, उसे लगता था चाइना बहुत महंगा है, इसलिए उसने इंडिया में पैसा डाला। अब 2 साल में भारतीय मार्केट बढ़ गया और एग्जाम्पल के लिए चाइना का मार्केट गिर गया। तो जो रीजन से उसने इन्वेस्ट किया था, इंडिया सस्ता है चाइना महंगा है, मैं इंडिया में पैसा डालूंगा, सिचुएशन उल्टी हो गई, इंडिया महंगा हो गया चाइना सस्ता हो गया। तो वो इंडिया से पैसा निकालेगा, प्रॉफिट बुक करेगा और चीपर वैल्यूएशंस में चाइना में डाल देगा। अगेन, बिकॉज ये लोग अपॉर्चुनिस्टिक है, उनका काम है, गलत नहीं है। दिस अनदर रीजन जो हमेशा हर बुल मार्केट में होता है, और मैंने हुंडई के इस वीडियो में, अपने आईपीओ एनालिसिस वीडियो में बोला था ये, और ये वीडियो ना आप देखिएगा, इसलिए नहीं कि हुंडई का क्या हुआ वो तो आपको पता ही है, बट आईपीओस को मैं स्ट्रक्चरली कैसे एनालाइज करता हूं, उनके बारे में क्या सोचता हूं, आपको आईपीओस के बारे में कैसे सोचना चाहिए, ये सब सीखने में आगे के आईपीओस के लिए हेल्प होगी। इस वीडियो को देख लेना। तो जनरली क्या होता है किसी बुल मार्केट में कि बहुत सारे आईपीओस, अपॉर्चुनिस्टिक आईपीओस आते हैं जो चाहते हैं इस महंगे वैल्यूएशन में हम भी अपने शेयर पब्लिक को चिपकाएं, मोटा पैसा कमाएं। अब अचानक से हुंडई का आईपीओ आया, बड़ा आईपीओ था, कई हजार करोड़ का आईपीओ था, तो जो पैसा कहीं और लगा हुआ था, किसी एफडी में था, बैंक शायद उससे कोई और स्टॉक खरीदता, या आप उससे म्यूचुअल फंड खरीदते, म्यूचुअल फंड उससे मारुति खरीदता है, या आप डायरेक्टली मारुति का शेयर खरीदते, वो पैसा अब एग्जिस्टिंग स्टॉक में ना लग के एक नए स्टॉक में लग गया, क्योंकि एक नया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई। तो एग्जिस्टिंग चीजों में जो पैसा लगा हुआ था या लगता, वो वहां से या तो निकला या लगने वाला था नहीं लगा और इस नई जगह पे जाके लग गया। यानी इसने मार्केट से एग्जिस्टिंग लिक्विडिटी सक कर ली, पैसा मार्केट से खींच के एक नई जगह चला गया। तो ये जब बड़े बड़े आईपीओ पीक पे आते हैं ना, ये मार्केट से लिक्विडिटी सक कर लेते हैं और लोगों के पास एज अ मार्केट एज अ होल पैसा नहीं बचता टू कीप सस्टेनिंग द रैली, कि वो महंगे प्राइसेस में खरीद खरीद के और महंगे प्राइसेस को सस्टेन कर पाए, क्योंकि इतने आईपीओ आ रहे होते हैं कि लोगों की लिक्विडिटी खत्म हो जाती है। तो क्या मार्केट में गिरना हो गया है या अभी और गिरेगा, और कितना गिर सकता है? देखो, मेरे पास कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है, मैं आपको कुछ डेटा या थिंकिंग पॉइंट्स दे सकता हूं। देखो, एफआईआई जैसा मैंने बताया, जितना उसको निकालना होगा, जैसी अपॉर्चुनिटीज होंगी वो वैसा करेगा। तो एफआईआई वाला जो पोर्शन है वो बहुत वॉलेटाइल है, लेकिन बाकी इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उनके पास क्या ऑप्शन है, आपके मेरे पास क्या ऑप्शन है? रियल एस्टेट, करप्शन का पैसा, काला धन एडजस्ट होने के कारण इतना महंगा है, जिन लोगों के पास काला धन है वो जाके पार्क कर देते हैं, प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, कि एक रिटेल रियल इन्वेस्टर तो रियल एस्टेट खरीद ही नहीं पाता। तो हम आज भी, ऐसा नहीं है कि हम स्टॉक से पैसा निकालेंगे और कोई छोटा मोटा रियल एस्टेट ले लेंगे, वो हम ले ही नहीं सकते, क्योंकि वो अभी भी बबल टेरिटरी में है, काला धन करप्शन के कारण महंगा है, दैट इज आउट ऑफ द पिक्चर। अभी भी इंटरेस्ट रेट्स एफडी पे इतने ऊपर नहीं है कि मैं इन्फ्लेशन को मैच या बीट कर सकूं, हार्डली मैं मैच कर पाऊंगा, लेकिन वो सेविंग के लिए एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। बाय द वे, रियल एस्टेट में करप्शन और माफिया प्राइसेस को नीचे कैसे नहीं आने देता, उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया था, जरूर देख लेना। थर्ड इज गोल्ड सिल्वर, ऑल टाइम हाई बना रहा है सिल्वर, तो गोल्ड का भी वही हाल है। तो ऐसा नहीं है कि हम वहां से निकल के एक और अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी में वैल्यू दिख रही है वहां इन्वेस्ट कर लें, तो बहुत ज्यादा ऑप्शन बचे नहीं है इन्वेस्टर्स के पास। और एक अच्छी बात ये हुई है कि आफ्टर पैंडेमिक हम बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो गए हैं म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए, पहले जितने जिटरी नहीं है। कितने जिटरी हैं, कितना पैनिक करेंगे, शायद अगर 20% जिसको हम क्रैश बोल सकते हैं वो होगा तो असली पिक्चर तो तभी मिलेगी, लेकिन मेरा ऐसा विश्वास है कि हम उतने जिटरी या पैनिकी नहीं है, इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा रीजन टू पैनिक नहीं लगता, बल्कि मुझे ये लगता है कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिन लोगों से रैली मिस हो गई थी,
या जो एक मौका चाहते हैं अपने फेवरेट स्टॉक्स में एंटर होने का एट अ रीजनेबल प्राइस, उनके लिए ये एक बहुत अच्छा मौका है। तो मैं यहां पे इंडिया के लिए अपॉर्चुनिस्टिक होना पसंद करूंगा। मैं इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करूंगा, बाइंग गुड स्टॉक्स, सेफर स्टॉक्स। हमें इससे एक ये सबक लेना है कि रैंडम कोई भी मोमेंटम स्टॉक चेज नहीं करना है। सेफ्टी, स्टेबिलिटी प्लस पोटेंशियल रिटर्न्स, ये तीनों पे ध्यान देना है, वरना बुरे मार्केट में बहुत बुरा हाल होगा। तो ये मार्केट हमें कुछ सिखाता है तो ये कि स्टेबिलिटी भी जरूरी है। और थैंकफुली फिनोलॉजी 30 में हमारी कोशिश है हर 12 दिन में एक ऐसा स्टेबल, प्रूवन लेकिन अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल वाला स्टॉक ढूंढने की। तो हर 12 दिन में लगातार 12 महीनों तक हम एक ऐसा नया स्टॉक लाएंगे। साल भर में 30 ऐसे स्टॉक्स, गुड क्वालिटी, रीजनेबल वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। फिनोलॉजी 30 का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऊपर कार्ड में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके आसपास कोई पैनिक कर रहा है ना, ये वीडियो उनसे शेयर कर देना। और मैं आपका वेट कर रहा हूं फिनोलॉजी 30 में। दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।